जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स चैनल। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है वन डे वन चैप्टर, वो भी ज्ञान बिंदु के बायोलॉजी के हम लोग फुल नोट डिटेल्स देख रहे हैं, वो भी हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं। आज की सेशन में आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, पादप तथा मानव में जनन देखेंगे। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन। इससे पहले चैप्टर नंबर टोटल हम लोग 11 कंप्लीट कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। और बता दें, इसका अभी जो हम लोग सब्जेक्टिव कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, तो बता दें कि अगर करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, एक ये हमारा ही चैनल है RSR करंट अफेयर्स। अगर आप रोज़ करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, रोज़ के प्रत्येक दिन का, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और डेली आपको सुबह में अप्रोक्स 5 से 6 बजे के बीच में आपको ये वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो ये ज़रूर देखिएगा। और बता दें कि अगर बिहार में अगर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम आप देते हैं, ठीक है, तो बिहार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो बिहार से तो आप ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर यदि आप बिहार से हैं, अगर बिहार में कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम जो पढ़ाएं ये ट्रिक्स से पढ़ाए नहीं, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाएं। अप्रोक्स आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा ना, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ाया नहीं गया, इसको याद करवाया गया है। अगर एक बिहार से अगर प्रश्न आता है, ठीक है, अगर 10 प्रश्न आएगा ना, उसमें से आप 8 से 9 प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करने से पहले बता दें कि किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि जैसा कि हम लोग का वन डे वन चैप्टर है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो वीडियो को बीच में से छोड़ के मत जाइएगा, ये पूरा देखिए, क्योंकि आप वैसे स्टूडेंट में गिनती आते हैं। ठीक है, अगर यदि ये वीडियो आप अगर कंटिन्यू देख रहे हैं, हमारा सीरीज देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बिना अंत तक के आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, एक ही जाति के जीवों द्वारा नए जीवों का उत्पन्न होना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन इस पृथ्वी पर किसी जाति के बने रहने के लिए परम आवश्यक है। सजीवों में 2 विधि से प्रजनन होता है, एक अलैंगिक, एक लैंगिक। अलैंगिक जब केवल एक ही जीव से नए जीव का उत्पादन होता है या प्रजनन की विधि को ये अलैंगिक कहलाती है। और लैंगिक जनन क्या है? जब नए जीव की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वह विधि लैंगिक कहलाता है। ठीक है, अब अलैंगिक के बारे में कुछ हम लोग देखेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन, और लैंगिक प्रजनन में पहला विखंडन। ठीक है, विखंडन द्वारा प्रजनन एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ जीवाणु में होता है। विखंडन 2 प्रकार के होता है, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टी फिशन। ठीक है, विखंडन को हम लोग फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन जिसमें जनक जीव को कोशिका विखंडित होकर 2 नए जीव को उत्पन्न करते हैं। बाइनरी फिशन में जनक जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा 2 नए जीव अस्तित्व में आ जाते हैं। जैसे मोस्ट इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लिसिमिनिया जीवाणु में बाइनरी फिशन द्वारा ही प्रजनन होता है। अब मल्टीपल फिशन क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ जीवाणु के कोशिका के चारों ओर एक मजबूत आवरण बन जाता है। इसे सिस्ट यानी कि कहते हैं। सिस्ट के भीतर कोशिका का केंद्र कई बार विभाजित होकर संतति केंद्र का निर्माण करता है। प्रत्येक संतति केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव एकत्रित होती है और एक जनक कोशिका से कई कोशिका बन जाती हैं। ठीक है, जैसे
प्लाज्मोडियम, ये मल्टीफिशन द्वारा ही प्रजनन होता है। एक बार में प्लाज्मोडियम के एक कोशिका से 1000 नए प्लाज्मोडियम कोशिका बन जाती है। दूसरा, मुकुलन विधि। इस प्रकार के प्रजनन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुलन के रूप में उभरता है, जो कुछ समय के बाद जनक जीव से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जैसे एक कोशिकीय कवक इष्ट में तथा बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में मुकुलन द्वारा ही प्रजनन होता है। अब बीजाणु जनन क्या है? निम्न श्रेणी के सजीव प्रमुख रूप से जीवाणु, शैवाल, कवक में बीजाणु जनन द्वारा ही प्रजनन होता है। इस प्रजनन में जीव के शरीर में सूक्ष्म थैली में समान रचना बनती है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी के अंदर कई छोटे छोटे गोल बीजाणु का निर्माण होता है। उपयुक्त समय होने पर बीजाणुधानी टूट जाता है, जिससे सभी बीजाणु बाहर आ जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु से नए जीव का निर्माण होता है। ये बीजाणु जनन द्वारा। अब हम लोग देखेंगे पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन या इसी को हिंदी में पुनरुद्भवन कहते हैं। कुछ जीव के शरीर 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित होने पर प्रत्येक खंडित भाग विकास कर नए जीव बन जाता है। प्रजनन की यह पुनरुद्भवन विधि या रीजनरेशन कहलाता है। जैसे मेन इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया में इस विधि द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, अब है कायिक जनन। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कायिक जनन। इस प्रकार के प्रजनन केवल पौधा में होता है। किस में होता है? केवल पौधा में। पुराने पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का बनना ये कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन द्वारा ही मैदान में उपस्थित घास पौधे के सूखे पुराने तने से बारिश के बाद मैदान में हरी घास उग जाती है। प्रमुख पौधा जिनमें कायिक जनन द्वारा प्रजनन होता है, जैसे पत्थर चट्टा, अमरूद, आलू, प्याज, केला, लहसुन, जलकुंभी, ट्यूलिप, पुदीना, स्ट्रॉबेरी आदि। ठीक है, अब हम लोग कृत्रिम प्रवर्धन देखेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपेशन। ठीक है, कृत्रिम प्रवर्धन मानव निर्मित या कृत्रिम विधियों द्वारा एक पौधा से कई पौधा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया कृत्रिम प्रवर्धन कहलाता है। कृषि क्षेत्र एवं बागवानी में इसका व्यापक स्तर पर उपयोग होता है। पौधों में कृत्रिम प्रवर्धन की 3 विधि प्रचलित है। पहला कर्तन लगाना, दूसरा दाब लगाना, तीसरा कलम बांधना। तो कर्तन लगाना क्या है? तो इस विधि से गुलाब, बैगनवेलिया, गुलदाउदी, अंगूर, गन्ना, केला, कैक्टस का उत्पादन किया जाता है। दाब लगाना, इस विधि से चमेली, स्ट्रॉबेरी, रस भरे, नींबू, अमरूद जैसे पौधों का उत्पन्न किया जाता है। कलम बांधना वह विधि है जिससे 2 भिन्न भिन्न पौधे के कटे तने एक जड़ सहित दूसरा बिना जड़ वाला एक साथ इस प्रकार संयुक्त किए जाते हैं कि दोनों तने जुड़कर नए पौधे बन जाता है। जैसे आम हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया और आड़ू हो गया। ठीक है, जैसे फल के पौधा में कलम बांधा जाता है। अब हम लोग देखेंगे टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संबंधन। अब हम लोग उत्तक संबंधन के बारे में देखेंगे कि इस विधि में जीवों के शरीर से उत्तक का एक छोटा टुकड़ा काटकर उसे पोषक पदार्थ के घोल में रख दिए जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में उत्तक का एक टुकड़ा संगठित होकर वृद्धि करने लगता है। उत्तक के संगठित पिंड को कैलस कहते हैं और कैलस को पुनः हार्मोन युक्त माध्यम से रखकर विकसित किया जाता है और नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे टिश्यू कल्चर द्वारा गुलदाउद, शतावरी और आर्किड का पौधा तैयार किया जाता है।
टिश्यू सेंटर से ही उत्पन्न जीव कोलन कहलाते हैं और टिश्यू सेंटर द्वारा ही किसी अन्य कृत्रिम विधि द्वारा एक पूर्ण प्राणी का लैंगिक विकास करना कोलोनिंग कहलाता है। ठीक है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले रोसलिन इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले डॉली नामक भेड़ का कोलिंग तकनीक से विकास किया। इस कोलिंग प्रक्रिया को इयान विलमॉट तथा किथ कैपवेल एवं उनके सहयोगी जीव वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक पूरा किया। डॉली नामक पहला क्लोन पशु का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह 6 साल की उम्र 14 फरवरी 2003 को डॉली भेड़ की मृत्यु हो गई। डॉली भेड़ के बाद इस तकनीक द्वारा चूहे, खरगोश, बैल की उत्पत्ति कराई गई, लेकिन कुलीन तकनीक का प्रयोग मनुष्य पर करना लगभग समूच विश्व में वर्जित है। ठीक है। अब हम लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वह जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए जीव उत्पन्न करने हेतु एक मादा जीव एवं एक नर जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे एक लिंगी, जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। अधिकांश जीव एक लिंगी होते हैं, मनुष्य एक लिंगी जीव है। ठीक है। द्विलिंगी क्या है? जिसमें नर और मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं, द्विलिंगी या होमोफ्रोडाइट कहलाते हैं। ठीक है। अधिकांश पौधा, ठीक है, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, ये सब क्या है? द्विलिंगी जीव हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कैसे? तो पौधा का जनन अंग क्या होता है? फूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न कितना बार पूछा है कि पौधा का जनन अंग क्या है? तो फूल है। फूल तने से जिस डंडल द्वारा जुड़ा रहता है उसे पेडिकल यानी कि वित्त कहलाते हैं। पेडिकल के ऊपर का फूला भाग यानी कि थैलमस पुष्पासन कहलाता है और थैलमस के ऊपर फूल के सभी भाग निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे एक पुष्प में 4 भाग होते हैं। ठीक है। एक जो पुष्प पुष्प होता है फूल, उसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है क्लैक्सी। क्या है? क्लैक्सी। यह बाह्यदल पुंज। यह भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा कली अवस्था में अंदर के अंगों को सुरक्षा करता है। अब क्या है? कोरोला यानी कि दल पुंज। पुष्प का यह भाग अक्सर रंगीन या सफ़ेद होता है तथा कांटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। एक बीजपत्री। ठीक है। एक बीजपत्री पौधे के फूल में कैलक्सी तथा कोरेला के बीज कोई विभेद नहीं रहता है। ऐसे पुष्प के पहले तथा दूसरे भाग परिदल यानी कि टेप्सल कहलाता है और जिसके चक्र को परिदल पुंज कहलाता है। ठीक है। अब इसी में हम लोग तीसरा भी पढ़ेंगे। तीसरा है पुमंग। क्या है? पुंमंग। यह पुष्प का नर भाग है। ठीक है। क्या है? पुमंग क्या है? यह पुष्प का नर भाग है। यह भाग कई लंबी संरचनाओं से बनी रहती है। इसे पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक स्टेमेंस, ठीक है, जिसे पुंकेसर कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में स्टेमेंस। तो प्रत्येक स्टेमेंस के 2 भाग होते हैं। लंबा तंतु, ठीक है, जिसे फिलामेंट कहलाता है और तथा अग्रभाग जिसे एंथर यानी कि परागकोश कहते हैं। ठीक है। एंथर में पोलन ग्रेन यानी कि परागकण का विकास होता है। ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे जायांग यानी कि ज्ञानोसिकम। यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह भाग कार्पेल्स यानी कि स्त्री केसर इकाई से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कार्पेल्स के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे फूल भाग को अंडाशय कहते हैं। ठीक है, जिसे ओवरी कहा जाता है इंग्लिश में। और
मध्य को वर्तिका यानी कि स्टाइल तथा अग्रभाग जो थोड़ा फूली हुई तथा चिपचिपा होता है उसे वर्तिका यानी कि स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। अब क्लैक्सी तथा कोरेला को फूल का सहायक भाग कहते हैं तथा एंड्रोकिमिम तथा जाइनोकिम फूल के आवश्यक भाग हैं। जब फूल में सिर्फ एंडोक्राइन या जाइनोक्रिम रहते हैं तो उन्हें एकलिंगी एवं दोनों की उपस्थिति होने पर उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। अधिकांश पौधा के फूल एकलिंगी ही होते हैं। अब हम लोग परागन देखेंगे। ठीक है, कैसे ये परागन होता है। तो परागकोश से परागकण का निकालकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। पराग दो तरह से होता है, स्वपराग और परपराग। स्वपराग जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो तो उसे स्वपराग कहा जाता है। स्वपराग केवल उभयलिंगी पौधे में ही होता है, जैसे सूरजमुखी हो गया, बालसम पौधा में स्वपरागन होता है। अब परपरागन क्या है? जब एक पुष्प के परागन दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुँचते हो तो इसे परपराग कहते हैं। अधिकांश पौधा, ठीक है, अधिकांश पौधा क्या है? पॉलिनेशन पर यानी कि परपराग द्वारा ही होता है। परपरागन हेतु किसी बाहरी कारक की, ठीक है, आवश्यकता होती है जो परागकण को एक फूल के परागकोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दे। बाह्य कारक जिसके द्वारा बाह्य परागन होता है। ठीक है, जैसे बाह्य परागन ये वायु द्वारा हो सकता है, कीट द्वारा हो सकता है और जल द्वारा हो सकता है और जंतु द्वारा, पक्षी द्वारा, घोंघा द्वारा और चमगादड़ द्वारा होता है। ठीक है, अब निषेचन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? निषेचन। परागन होने बाद निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। परागन में उपस्थित नर युग्मक अंडाशय में उपस्थित अंडाणु से संयोग करता है तथा इसे निषेचन कहते हैं। जब परागकण वर्तिकाय पर आता है तो वर्तिकाय से अंडाशय तक एक पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली से होते हुए परागकण अंडाशय तक पहुंचते हैं। ठीक है, अंडाशय के भीतर बीजांड होते हैं, बीजांड के भीतर भ्रूण कोश होते हैं, भ्रूण कोश में अंडाणु यानी कि ओभा पाए जाते हैं और परागकण बीजांड को चीरकर अंडाणु तक पहुंचाती है तथा तब निषेचन पूर्ण हो जाता है। निषेचन अंडाणु जाइगोट यानी कि युग्मज कहलाते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय यानी कि ओवरी फल के रूप में विकसित होता है तथा बीजाणु बीज में परिवर्तित होकर फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, बीज पौधा की जनन इकाई है। बीज क्या है? पौधा की जनन इकाई है। निषेचन के पश्चात फूल के विभिन्न भाग, ठीक है, निषेचन के समय फूल का जो विभिन्न भाग होता है, जैसे बाह्य दलपुंज, ये क्या होता है? सूख कर गिर जाता है। दलपुंज क्या होता है? ये भी सूख कर गिर जाता है। और अंडाशय होता है, ये फूल बन जाता है। अंडाशय की भित्ति जो होती है ये फल भित्ति बन जाता है और बीजांड जो होता है वो बीज बन जाता है और बीज का अध्यावरण ये बीज खोल बन जाता है और युग्मज क्या होता है? ये भ्रूण होता है। ठीक है, अब निषेचक जनन क्या है? निषेचक जनन। बिना निषेचन के अंडाशय की वृद्धि कर फल का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेकित फल में निषेचन के अभाव में भ्रूण तथा भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है, जिससे इस फल में बीज नहीं होता है। ठीक है, अधिकांश फल का विकास अंडाशय से होता है। अंडाशय से विकसित फल सतफल कहलाता है यानी कि ट्रू फल कहलाता है। जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे कूट फल यानी कि झूठा फल यानी कि फल कहते हैं। ठीक है, सेब,
काजू और कुटफल हैं। ठीक है, क्या है? कुटफल यानी कि झूठा फल। कौन कौन? सेब, काजू। अब देखेंगे प्रमुख फल एवं उनके खाने वाला भाग। देखिए ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हम स्टैटिक जीके का पार्ट देखिएगा जिसमें हम ट्रिक से करवाए हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम करवाए हुए। तो वीडियो के आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ये सब मिलेगा आपको स्टैटिक जीके का। ठीक है, ये हम करवाए हुए हैं। तो लीची के कौन फल खाते हैं? एरिल फल खाते हैं। चना मूंग का कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूण एवं बीजपत्र खाते हैं। कटहल का परिदल पुंज या बीज खाते हैं और शहतूत का रसीले परिदल पुंज खाते हैं और अनानास का परिदल पुंज खाते हैं। ठीक है, उसके बाद नारंगी का जूसी हेयर, केला का मध्य एवं अनंत फल भित्ति और गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण और काजू का पुष्पबिंद बीजपत्र और नारियल का भ्रूणपोष और पपीता का फल भित्ति और अमरूद, अंगूर और टमाटर का फल भित्ति एवं बीजांड भी खा लेते हैं। ठीक है, और सेब और नाशपाती का पुष्पासन। यहाँ नोट में ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे आम, बेर, नारियल, सुपारी, अशिष्ट फल यानी कि डपर फ्रूट है, टमाटर, अमरूद, मिर्च, अंगूर, केला, बेरी फल, ये बेरी फ्रूट है। सेब और नाशपाती पोम फल है। क्या है? पोम फल है। ये हम लोग अभी पढ़े क्या कहते हैं, फूल में यानी कि पेड़ में प्रजनन अंग। अब हम लोग मानव में प्रजनन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव सजीव प्रजक, ठीक है, मानव सजीव प्रजक जीव है जो लैंगिक जनन द्वारा अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है। मानव एक लिंगी जीव है, अतः इसमें नर तथा मादा अलग अलग जीवों में पाया जाता है। प्रजनन हेतु मानव में विकसित तथा जटिल प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। नर तथा मादा का प्रजनन तंत्र एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, प्रजनन तंत्र के अंतर्गत जनन अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन और ग्रोंड तथा ग्रंथियां आते हैं। मानव लगभग 12 वर्ष की आयु में जनन के योग हो जाते हैं। मानव जब जनन के योग होते हैं तब नर एवं मादा दोनों के शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन को प्यूबर्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्यूबर्टी कहलाते हैं। प्यूबर्टी के समय होने वाला परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा होता है। मानव 13 से 19 वर्ष की आयु तक वयस्क होने की सारी प्रक्रिया को पूरी कर लेता है तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से जनन के योग बन जाता है। इस उम्र परिसर 13 से 19 को किशोर अवस्था या टीएनएज कहलाते हैं। क्या कहते हैं? टीएनएज कहलाता है। अब नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र पेल्विस क्षेत्र में स्थित तथा इसके अंतर्गत निम्न अंग तथा ग्रंथि आते हैं, जैसे टेस्टिस, विसन। यह मुख्य जनन अंग है क्योंकि इसी में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है। प्रत्येक नर में एक जोड़ी विसन पाया जाता है। प्रत्येक विसन 5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार लगभग 12 ग्राम होता है। ठीक है, विसन यानी कि टेस्टिस का निर्माण तीसरे चौथे महीने में विक्र किडनी के आगे में होता है, जो धीरे धीरे नीचे उतरकर जांघों के बीच एक थैली समान संरचना में बंद हो जाता है। इस थैली को विसन कोश कहते हैं। ठीक है, विसन कोश का निर्माण बाहर से त्वचा के द्वारा तथा भीतर से पेरिटोनियन झिल्ली द्वारा होता है। दोनों ही विसन को टेस्टिस कहते हैं। विसन कोश में पहुंचकर पेरिटोनियम मांसपेशी द्वारा आपस में जुट जाता है तथा पुनः कभी शरीर के अंदर या नहीं जाता है। ठीक है, विसन कोश में शुक्राणु निर्माण होता है। ठीक है, हेतु उपयुक्त तापमान पाया जाता है। विसन कोश का ताप शरीर के ताप से 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से
3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी कि 37 डिग्री से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है, विसन्स के भीतर यानी कि टेस्टिस के भीतर ढेर सारे शुक्रजन नलिका पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। एक वयस्क नर में प्रतिदिन 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 शुक्राणु का निर्माण होता है। विसन यानी कि टेस्टिस का निर्माण संयोजित ऊतक के 3 परतों के द्वारा होता है, जिससे बाहरी परत, ठीक है, बाहरी परत को, बीच के परत को तथा सबसे भीतर परत को, एक सेकेंड, विसन का निर्माण संयोजक ऊतक के 3 परतों के द्वारा होता है। कितने परतों के द्वारा? 3 परतों। जो बाहरी परत होता है, ठीक है, उस परत को टुनिया वैगिनिस कहते हैं, ठीक है। अब बीच के परत को टुनिया एल्बुगिनी कहते हैं तथा सबसे भीतर जो रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे टुनिया वैसुकुलसा कहते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी कारणवश मनुष्य का विसन यानी कि वृषकोश में नहीं आ पाता है तथा ऊपरी भाग में ही फंस जाता है। ऐसे विसन अब विकसित रह जाते हैं तथा शुक्राणु नहीं बन पाता। इस रोग को क्राइप्टोडेसिस कहलाता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, एपिडेमिस कहते हैं, ठीक है, जिसे अधिविसन भी कहते हैं। वह मोटी नली समान रचना है जो विसन के भीतरी भाग से चिपकी रहती है और अधिविसन का निर्माण सभी शुक्रवाहिकाएं नलिया के आसपास में जुटने से निर्मित होता है, ठीक है। अधिविसन यानी कि अधिविसन शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान है। शुक्राणु अधिविसन में परिपक्व होकर निषेचन के योग बनता है, ठीक है। अब शुक्रवाहिका क्या है, शुक्रवाहिका के बारे में देखेंगे, यानी कि वेस डिफेंसिस, यानी कि शुक्रवाहिका दोनों अधिविसन से निकली नली समान रचना शुक्रवाहिका कहलाती है। शुक्रवाहिका 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो उदर गुहा क्या है, जो उदर गुहा में प्रवेश कर मूत्राशय तक पहुंचती है। शुक्रवाहिका मूत्राशय के पास पहुंचकर शुक्राशय से जुट जाती है। शुक्रवाहिका शुक्राणु यानी कि स्पर्म को आगे बढ़ने का कार्य करती है तथा अतिरिक्त शुक्राणु को जमा रखती है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स यानी कि शुक्राशय यह खोखली थैली समान एक जनन ग्रंथि है, ठीक है, जो ऐसे पदार्थ का स्राव करता है जिससे शुक्राणु को पोषण प्राप्त हो सके। इस ग्रंथि से स्रावित पदार्थ क्षारीय होते हैं और स्रावित पदार्थ में मुख्य रूप से प्रोटीन, फ्रुक्टोज और साइट्रेट, इनोसिटोल, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं, ठीक है। अब है स्वक्नल नली। यह एक छोटी नली समान संरचना है जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय के मिलने से होता है, ठीक है। स्खलन नली की संख्या 2 होती है। दोनों ही स्खलन नली प्रोटेस्ट ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। प्रोटेस्ट ग्रंथि मूत्राशय से आने वाली मूत्र नली से जुट जाती है और नर मानव यानी कि मेल में प्रजनन मार्ग तथा मूत्र मार्ग एक ही होता है, परंतु मादा में यानी कि फीमेल में यह अलग अलग होता है, ठीक है। पूर्व स्वतः ग्रंथि, ठीक है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, यह ग्रंथि मूत्राशय के आधार पर स्थित रहता है तथा इसकी नली मूत्र मार्ग से ही खुलती है। यह ग्रंथि बाएं तथा दाएं दो लोब में बटी रहती है, परंतु दोनों ही लोब आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। इस ग्रंथि से अनेक प्रकार के ऑक्सीकारक एंजाइम साइट्रिक अम्ल तथा जिंक अम्ल होते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस ग्रंथि से होने वाला स्राव शुक्राणु को सक्रिय बनाता है और मानव वीर्य यानी कि स्पर्म में एक विशेष गंध होती है। यह गंध इसी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ के कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग कॉपर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कॉपर्स ग्लैंड
के बारे में पढ़ेंगे। यह ग्रंथि एक जोड़ा होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होता है। इस ग्रंथि को नली भी मूत्र मार्ग में ही खुलती है। इस ग्रंथि से स्रावित पदार्थ क्षारीय होता है, जिसमें एल्बुमिन प्रोटीन की अधिक होती है। ठीक है, इस ग्रंथि का स्राव मूत्र के अम्ल से शुक्राणुओं का रक्षा करता है तथा संभोग के समय जनन अंगों को चिकनापन प्रदान करता है। अब हम लोग लिंग यानी कि पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लिंग यानी कि पेनिस के बारे में। यह एक मांसल तथा बेलनाकार संरचना है जो वृषकोश के ठीक बीचों बीच स्थित रहता है। पेनिस के दोनों किनारों की ओर मोटी मोटी रक्त नलिकाएं पाई जाती है, जिसमें उच्च रक्तदाब उत्पन्न होता है, तो पेनिस लंबा, मोटा तथा कठोर हो जाता है। पेनिस को उत्तेजित करने में रक्तदाब के अतिरिक्त, ठीक है, नर्वी कैरेटिव नामक तंत्रिका तंतु तथा एड्रिनली हार्मोन भी सहायक है। ठीक है, लिंग यानी कि पेनिस के अंतिम भाग को सीसन यानी कि ग्लैंस कहते हैं। सीसन के ऊपर त्वचा का एक ढीला त्वचा आवरण होता है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। अब स्पर्म यानी कि बीज संभोग करते समय अथवा मानसिक भावनाओं के प्रभाव से लिंग के शीर्ष भाग से जो द्रव निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। शुक्राणु यानी कि स्पर्म प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव तथा काउपर ग्रंथि का स्राव मिलकर सीमेन का निर्माण करता है। सीमेन का लगभग 10% शुक्राणु रहता है तथा शेष भाग को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सीमेन क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। अब मादा जनन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मादा के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं, जैसे अंडाशय। प्रत्येक मादा शरीर में एक जोड़ा अंडाशय होता है और अंडाशय अंडा आकार की आकृति का होता है जो 3 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय संयोजी ऊतक से बने परत से आच्छादित रहती है। इस परत को ट्यूनिकिया एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है, ट्यूनिया एल्बुजिनिया के नीचे के परत को जनन एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, अंडाशय के जनन एपिथेलियम को कोशिका से अंडाणु विकसित होता है और अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक है, अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। मासिक चक्र के दौरान एक अंडाशय से एक अंडाणु का अंडोत्सर्जन बारी बारी से होता है। एक स्त्री पूरे प्रजनन काल में 400 से 450 अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब अंडवाहिनी या फैलोपियन नालिका। ठीक है, प्रत्येक मादा शरीर में 2 अंडवाहिनी पाया जाता है। अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबा होता है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय के ऊपर भाग तक होती है। अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर उंगली के समान संरचना होती है। ठीक है, अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर उंगलियों की समान संरचना होती है जिसे फ्रीबी कहते हैं। इस संरचना अंडाशय से निकलने अंडाणु को पकड़ लेता है जिससे अंडाणु फैलोपियन नलिका में आ जाता है। अब गर्भाशय यानी कि यूट्रस के बारे में पढ़ें। गर्भाशय की आकृति नाशपाती के समान होती है। यह उदर गुहा के फैल्विक क्षेत्र में मलाशय तथा मूत्राशय के बीच में स्थित होता है। ठीक है, गर्भाशय में ही मानव भ्रूण का पूर्ण विकास होता है और गर्भाशय समान स्थिति 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, परंतु जब इसमें भ्रूण का विकास होता है तब यह 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। पुनः शिशु के जन्म के बाद वह छोटी हो जाती है। गर्भाशय 3 स्तरों का बना एक पेशीय संरचना है। बाहरी स्तर को पेरीमेट्रियम
और मध्य स्तर को मायोमेट्रियम तथा सबसे भीतरी स्तर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय की पूरी भाग चौड़ा तथा जो फैलोपियन नलिका से जुड़ा होता है तथा निचला भाग सर्करा होता है, जिससे सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, सर्विक्स योनि में खुलता है। अब योनि की बात आई है तो अब हम लोग योनि के बारे में पढ़ें। योनि यानी कि योनि को मैथुन कक्ष भी कहते हैं। यह एक पेशीय नली है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा यह फैलने योग्य होती है। योनि बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलता है। योनि बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र को वल्वा कहते हैं। वल्वा के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हाइमेन झिल्ली कहते हैं। हाइमेन झिल्ली एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं बनता है। पहली बार संभोग करने पर अथवा शारीरिक परिश्रम जैसे व्यायाम, खेलकूद के दौरान हाइमेन झिल्ली नष्ट हो जाती है। सर्विक्स तथा योनि मिलकर जन्म नाल का निर्माण करता है। जन्म नाल से ही शिशु अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है। अब बाह्य जननेंद्रिय के बारे में है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बाह्य जननेंद्रिय यह बाह्य जनन अंग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा और वेस्टिब्यूली एवं क्लाइटोरिस आते हैं। लेबिया मेजेरा एक जोड़ा तत्व के फोल्ड के रूप में होता है जिस पर बाल पाए जाते हैं। लिबिया मेजोरा के नीचे एक जोड़ा बिना बाल वाले त्वचा के फोल्ड को लिबिया माइनोरा कहते हैं। लिबिया माइनोरा के नीचे बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला तरल पदार्थ योनि की अम्लता को नष्ट करता और चिकनाहट प्रदान करता है। अब स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि यह ग्रंथि मादा तथा नर दोनों में पाए जाते हैं, परंतु नर मानव में यह ग्रंथि अक्रिय रहता है। मादा मानव में इस ग्रंथि के चारों ओर वसा का जमाव होने से यह फूली हुई पड़ती है। प्रत्येक स्तन के भीतर संयोजित उत्तकता बना रहता है और यह 15 से 20 पॉली यानी कि लूप्स होता है तथा प्रत्येक पाली वसा उत्तक द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक पाली में एक लैक्टोफेरस नलिका पाई जाती है जिसमें दूध की निर्माण होता है। सभी पाली का लैक्टोफेरस नलिका स्तन ग्रंथि के शीर्ष भाग में खुलती है जिसे निप्पल कहते हैं। निप्पल नर तथा मादा दोनों ही मानव में पाए जाते हैं। निप्पल के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ के त्वचा का रंग ज़्यादा गाढ़ा होता है उसे एरिओला कहते हैं। स्तन ग्रंथि द्वारा शिशु के पोषण हेतु दूध का स्राव होता है। दूध स्राव स्तन ग्रंथि से केवल प्रसव के बाद ही होता है। अब हम लोग मासिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। मादा मानव में अंडाणु यानी कि ओवा का निर्माण एक विशेष चक्र के अधीन होता है जिसे मासिक चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं। यह चक्र समान रूप से 28 दिनों का होता है। इसके बाद पुनः इसकी पुनरावृत्ति होती है। मासिक चक्र का प्रारंभ 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। मादा शरीर में पहली बार मासिक चक्र का प्रारंभ होना मीनार्क कहलाता है और 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक चक्र बंद हो जाता है। मासिक चक्र का बंद होना मेनोपॉज कहलाता है। मासिक चक्र के प्रारंभ होते ही अंडाशय में अंडाणु यानी कि ओवा परिपक्व होने लगता है तथा मासिक चक्र के मध्यम 14वें दिन में अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में पहुंच जाते हैं। अगर अंडाणु 36 घंटा यानी कि 16वें से 18वें दिन तक
वे शुक्राणु में निषेचित नहीं होता तो यह नष्ट हो जाता है। अंडाणु जब निषेचित नहीं होता है तब वे 28वें दिन रक्त गर्भाशय के दीवार की टूटी कोशिका तथा नष्ट हुआ अंडाणु योनि के द्वारा बाहर आ जाता है। इसे मासिक स्राव कहते हैं। मासिक स्राव 3 से 5 दिन तक चलता है। अगर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो गया तब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है तथा संपूर्ण गर्भ अवस्था के दौरान मासिक चक्र बंद हो जाता है। अब हम लोग निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि निषेचन। तो शुक्राणु तथा अंडाणु की संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन मादा शरीर के फैलोपियन नालिका के संपन्न होता है। निषेचन के बाद शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन से युग्मक यानी कि जाइगोट बनते हैं। युग्मक एक कोशिकीय तथा द्विगुणित होते हैं। शिशु के लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही होता है। युग्मक में समसूत्री कोशिका विभाजन शुरू होता है, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर गर्भ बनाता है और गर्भ ही मानव का लघु स्वरूप होता है। गर्भ का निर्माण निषेचन के 1 सप्ताह के बाद होता है। गर्भ के बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं और जरायु की उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे बिलाई कहते हैं। बिलाई गर्भाशय की दीवार से सटकर अपरा का निर्माण करता है और अपरा का निर्माण भ्रूण रोपण के 4 सप्ताह बाद होता है। अपरा द्वारा ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ भ्रूण में जाते हैं तथा CO2 तथा अन्य उत्सर्जनशील पदार्थ बाहर आ जाते हैं। गर्भ अपार से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ा रहता है, जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। अब गर्भाशय में विकास के बारे में पढ़ेंगे। भ्रूण जब गर्भाशय में स्थापित होता है उसके बाद भ्रूण में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। यह है एक्टोड्रम। क्या है? एक्टोड्रम, मेसोड्रम मध्य तथा एंडोड्रम आंतरिक परत होता है और भ्रूण अथवा गर्भ के 3 जनन स्तरों से विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है, जो निम्न है। जैसे एंडोड्रम मुख्य रूप से आहार नाल या पाचन तंत्र का निर्माण करता है। इसके अलावा इस स्तर से श्वसन तंत्र, मूत्राशय एवं कान के मध्य भाग का निर्माण होता है। अब मेसोड्रम परत से मांसपेशी, हृदय, रक्त नली और वृक्क तथा जनन अंगों का निर्माण होता है। इस परत की कुछ कोशिकाएं में शरीर के सभी अंगों तथा ऊतकों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऐसे कोशिकाओं को षष्ठ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? षष्ठ सेल कहते हैं। एक्टोड्रम परत से त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका का निर्माण होता है। मनुष्य में गर्भ अवस्था की पूर्ण अवधि 40 सप्ताह अथवा 9 महीने 10 दिन का होता है। प्रत्येक माह गर्भ के कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। यह परिवर्तन निम्न तरह से होता है, जैसे पहला महीना। क्या है? पहला महीना के बाद शिशु के हृदय का विकास होता है और हृदय शिशु में निर्मित होने वाला प्रथम अंग है। दूसरे महीने के अंत तक हाथ, पैर तथा उंगली विकसित हो जाता है। तीसरे माह के अंत तक शिशु से सभी अंग तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र का विकास होता है। 5वें महीने के दौरान सिर पर बाल आने लगता है। इस माह के दौरान गर्भ में गतिशीलता आ जाती है तथा माँ को अपने शिशु की गतिविधि का अनुभव होने लगता है। 6ठे महीने के अंत तक पूरे शरीर पर बाल आ जाते हैं तथा शिशु की आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती है। 9वें महीने के अंत में शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तथा जन्म लेने हेतु तैयार हो जाता है। संतान उत्पत्ति की क्रिया को प्रसव कहते हैं। ठीक है, प्रसव एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें त्रिप्रसव वेदना उत्पन्न होता है। अपरा का गर्भ अवस्था टूटकर अलग होना ही प्रसव वेदना का कारण है। प्रसव के दौरान शिशु के साथ साथ अपरा भी गर्भाशय के बाहर निकल आता है। अब थोड़ा ही है,
अब संतान उत्पत्ति के 24 घंटे के अंदर स्तन ग्रंथि में दूध बनना प्रारंभ हो जाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होकर स्तन ग्रंथि के आंतरिक दाब को बढ़ा देता है, जिससे दूध बाहर निकलने लगता है। शिशु जैसे ही दूध पीना प्रारंभ करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण मातृत्व प्रेम अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है। गर्भ अवस्था के दौरान प्रायः शिशु की माँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अस्वस्थ महसूस करती है, क्योंकि उसे प्राप्त होने वाला पोषण की अधिकांश भाग गर्भ में पल रहे भ्रूण को पोषण में चला जाता है। अतः गर्भ अवस्था के दौरान विशेष पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें शर्करा, प्रोटीन और सभी प्रकार के लवण का होना आवश्यक है। अब हम लोग यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये छोटा सा है। ऐसे रोग जो लैंगिक स्मारक के कारण फैलती है उसे यौन संरचित रोग यानी कि STD कहलाते हैं। ये रोग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ तथा कारक के कारण होता है। प्रमुख रोग जैसे एड्स, ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती और ये विषाणु के द्वारा होता है। मस्सा यानी कि मस्सा योनि वल्वा, शिशन या गुद्दार में हो सकता है और ये ह्यूमन पैपिलोम वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। और हर्पिस, ये भी बाह्य जनन अंगों पर जलन युक्त छाले बन जाते हैं और ये भी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। कैनेडिंडा एलिबिक्स या पुरुष के शिशन तथा स्त्रियों के बाह्य जनन अंग में खुजलाता है, ठीक है। ये ईस्ट कवक के द्वारा होता है। अब गोनोरिया क्या है? गोनोरिया ये पुरुष के मूत्र नली तथा स्त्री के गर्भाशय की गिरवा प्रभावित होती। ये निसेरिया गिनोरी जीवाणु के द्वारा होता है। और उसके बाद क्या है? सिफिलिस, बाह्य जनन अंग पर दाने आकार की फुसफुसियाँ निकल आती है यानी कि फुंसियाँ निकल आती है और ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु के द्वारा। अब क्या है? यूरेथ्राइटिस क्या है? यूरेथ्राइटिस ये मूत्र मार्ग में सूजन होता है और ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के द्वारा होता है। और सर्विसाइट्स ये सर्विस में सीजन और क्लेमाइडिया ट्रैकोमिडिस जीवाणु के द्वारा होता है। और अगला बीमारी है स्लेपिनजाइटिस क्या है? स्लेपिनजाइटिस या फिलिपियन नालिका में सूजन हो जाता है और ये भी क्लेमाइडिया और ट्रैकोमैटिस जीवाणु के द्वारा होता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसे आप लोग वीडियो के अंत तक के बने रहे। देखिए ये अप्रोक्स वीडियो 47 मिनट यानी कि 1 घंटा के आसपास का वीडियो है। तो आपके लिए लगातार 1 घंटा हमको बराबर बोलना पड़ रहा है। तो आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और एक मोटिवेट के लिए एक लाइक जरूर कर दें और वैसे दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें जिस कंपटीशन का तैयारी आप करते हैं उसी कंपटीशन का तैयारी आपका दोस्त करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।